School.com English classes. We are going to start tenses as you are watching on the screen. और हम बहुत ही बेसिक लेवल से यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत करके आपको एडवांस तक ले जाएंगे और एडवांस लेवल की जो क्लासेस होंगी बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए। बट इसके बिना आप उसे समझ नहीं सकते हो। जिन बच्चों की यहाँ पर प्रॉब्लम है वो पहले यहाँ पे शॉर्ट आउट करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेंसेस जो होते हैं 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सभी बच्चे जानते होंगे अच्छी तरीके से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसमें आपको केवल देखना इतना है कि जो इनकी स्पेलिंग्स हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। कॉन्टीन्यूअस की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत कर दिया करते हैं, तो इसकी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। CONTINUOUS। आप थोड़ा आगे देखिए, इसमें और अच्छे तरीके से आप यहाँ पर समझ पाओगे। CONTINUOUS। तो इसमें कहीं पे भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होगी। इनको तो आप अच्छी तरीके से याद कर ही लीजिएगा। जब भी आपको इनमें से किसी भी पार्ट को लिखना हो आप इजीली लिख पाएँ, आसानी से लिख पाएँ। तो दीज आर द 3 पार्ट्स और इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। टोटल जो है हमें स्टडी करने हैं 12। तो इसको स्टडी करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेंटेंस की। सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तभी हम ये जो सेंटेंसेस हैं उनका फॉर्मेशन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस एंड स्ट्रक्चर। तो किस पर्पस से किस सेंटेंस को यूज़ किया जा रहा है उसके आधार पर हमने यहाँ पे काइंड्स उसके बना दिए हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस के काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं? आप देख पा रहे हैं 5 हुआ करते हैं। फर्स्ट वन है आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहा करते हैं। इन्हें अगर आप हिंदी में कहोगे तो दृढ़ता सूचक वाक्य हो गए। ये नॉर्मली स्टेटमेंट्स हुआ करते हैं। वह वहाँ जाता है, वह खाना खाता है, वह नहीं जाता है। तो ऑल दीज सेंटेंस आर इन द असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हुआ करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट हुआ करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। जिस सेंटेंस में नो या नॉट आ जाता है वहाँ पर क्या आता है आपका? असर्टिव, है ना। नो या नॉट वाला नेगेटिव पार्ट होता है असर्टिव का। तो ऐसा नहीं है कि जो आप लिख रहे हैं वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लिख दो, वो पार्ट किसका है? असर्टिव का ही है। तो 6-1 थोड़े ही बना दोगे आप, छठा थोड़ी बना सकते हो। जितने होते हैं उतने ही रखने हैं ना, वो उसके अंदर रखना है, इतना समझ लेना है आपको। नेगेटिव कोई अलग से नहीं होता है, वो इसी का एक पार्ट हुआ करता है। तो आप समझ गए, एफर्मेटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य किसके पार्ट हुआ करते हैं? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के। दूसरा इंट्रोगेटिव, जिसे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ करते हैं। या फिर जो WH वर्ड्स से शुरुआत होने वाले वेयर, वाई, व्हेन, ये सारे जो सेंटेंस हुआ करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहा करते हैं हम? आज्ञा सूचक वाक्य को, जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध हो। तो आज्ञा सूचक वाक्य जो हुआ करते हैं उनको बेसिकली हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसी को भी कुछ भी बताना होता है, किसी से भी कुछ भी कहना होता है, तो सजेशन देना होता है, तो एट दैट टाइम हम किसका यूज़ किया करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप, ऑल दीज आर द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगला हम देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं बच्चों? वो सेंटेंसेस जिनमें हम किसी को एक्सक्लेम किया करते हैं। एक्सक्लेमेटरी का मतलब हुआ करता है विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये क्या है आपका? ये इच्छा सूचक वाक्य हुआ करता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या हुआ करता है? इस इच्छा सूचक वाक्य हुआ करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ होता है और ऊपर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ हुआ करता है। एक्सक्लेमेटरी साइन क्या हुआ करता है? एक जो डंडा खींच के नीचे एक पॉइंट लगा दिया करते हैं, है ना, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहा करते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्टेटिव सेंटेंस की मे से हुआ करती है। हमेशा नहीं बट ज़्यादातर मे से हुआ करती है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम क्या किया करते हैं? व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, है ना। तो इस तरीके के जो आश्चर्य बोध कराने वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम
जैसे ब्रावो, हुर्रा, अलास, वाईफाई, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। और मे जैसे किसी को आप दुआ या बद्दुआ दिया करते हो तो वो किस में आ जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। शायद आप इसे समझ पाए होंगे। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ करना है वो किन किन चीज़ों का करना है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। किस चीज़ को अच्छे से स्टडी करने के लिए, टेंसेस को। वैसे तो सभी आपको आने चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इस वाले चैप्टर को लेकर आप एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टेंस बेटर। तो ये शायद क्लियर हो गए होंगे आपके। आप अगर आप क्लियर नहीं कर पाए अभी तक तो आप एक बार अपनी बुक में से ये वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम फोकस करने वाले हैं सबसे पहले असर्टिव। असर्टिव के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इन्हें देखेंगे और इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो ये शायद समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं आपके टेंसेस की तरफ को। टेंसेस जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो ये जो हैं आपके 4 काइंड्स हैं, इनके जो भी 4 पार्ट्स होते हैं वो आपके यहाँ पे सामने लिख रखे हैं। उनकी हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर वगैरह भी यहाँ पे लिख रखा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में आप देख रहे हो क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ा करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आज शायद आप अच्छी तरीके से ना समझ पाओ, आप थोड़ा आगे चलेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। देयर इज नो नीड टू बी पजल्ड। तो देखते जाइए, आपको केवल इतना याद रखना है, जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात आया करती है तो वहाँ पर वर्ब में एस जोड़ दिया करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आपको आने चाहिए। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो कर्ता, ठीक है ना। जो भी काम को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, सिंगुलर है, तो फिर मेन वर्ब में आप एस जोड़ दिया करते हो। आप आगे समझोगे, देयर इज नो नीड टू बी पजल। और अगर आपका प्लूरल हुआ करता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डू डज अगर किसी भी सेंटेंस में लग जाए, चाहे वो इंट्रोगेटिव होगा चाहे वो नेगेटिव होगा, तो फिर उसके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ भी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब भी लगाते हैं जब किसी भी सेंटेंस में डू या डज लगाओ। तब जब केवल सिंगुलर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो और एफर्मेटिव सेंटेंस हो। अभी हमने एफर्मेटिव इसीलिए आपको समझाया, जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं ना, सकारात्मक वाक्य होते हैं, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, सिंगुलर हो, तो फिर उसके साथ एस लगाते हैं। केवल एक ही सिचुएशन है जब एस लगाते हैं, कब लगाते हैं, एक वचनकर्ता के साथ, है सकारात्मक वाक्य में। अगर नकारात्मक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें तो डू डज आ ही जाएगा, और जहाँ पर भी डू या डज आ जाए वहाँ पे वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया करते हैं। नेक्स्ट देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये बहुत ही ईजी होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, और मेन वर्ब में आई, ये सभी के साथ लगा करता है। कैसे, इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, एम लगता है आई के साथ। वर्ब में आईएनजी किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस क्यों ना सही लगेगी ही लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं, हैज़ और हैव, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो आपको याद करनी होंगी, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में हम आपको समझाए दे रहे हैं और आगे से फिर डिटेल्ड समझाएंगे। तो हैज़ और हैव जो हुआ करते हैं वो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ किया जाता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना सही, चाहे वो नेगेटिव हो, एफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, हर तरीके के सेंटेंस के साथ क्या करना है, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो वर्ब की टेबल वगैरह दे रखी होती है उसको आपको लर्न करना चाहिए। इसके बिना आप टेंस को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते हो। डेफिनेटली आप वर्ब्स जितनी भी आपकी बुक में दे रखी हैं उन्हें कम से कम 2 से 3 बार 4 बार कम से कम स्टडी कर लो, अच्छे से याद कर लो। अगर आप वर्ब की फॉर्म्स को याद नहीं करोगे तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कंटिन्यू होती रहेंगी, आप सही तरीके से सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप सब कुछ रूल्स वगैरह सीखने के बाद भी, सब कुछ जान लेने के बाद भी सेंटेंस को गलत बनाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब की फॉर्म्स याद कर लेनी है। जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लो। इर्रेगुलर वर्ब्स
क्या होती हैं, जिन्हें बनाने के लिए जैसे कि गो, वेंट, गॉन एक जैसी नहीं बना करती हैं, इरेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे गो है, गो का क्या हो गया, वेंट। वैसे क्या रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिसमें ईडी जुड़ता चला जाता है ना। तो ईडी वाली जो हैं वो एक साइड पे दे रखी होती हैं, और जो चेंज होकर बनती हैं वो अलग दे रखी होती हैं। तो जो अलग कुछ दे रखी होती हैं उनको आप हर हालत में याद कर ही लो तो ही बहुत अच्छा है। जब तक आप याद नहीं करोगे आपकी प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। तो इसको आपको करना ही करना है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब्स को अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप वर्ब्स को याद करिएगा, है ना। तो ये आपका यहाँ पे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हमने आपको बता दिया है। हैज़ और हैव जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तभी लगा पाओगे जब आपको याद होगी किसकी क्या होती है। आप सभी चीज़ की इस तरीके से नहीं बता सकते हो जब तक कि आप याद नहीं कर लेते हो। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है उसमें क्या करना होता है, इसकी जो पहचान वगैरह की बात अगर हम करें तो क्या होगा, आप रहा, रही, रहे, हैं, है ना, उसके साथ टाइम भी दे रखा होता है। और इस तरीके की सिचुएशन के लिए हम क्या है, हैज़ और हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो होता है हैव बीन का प्रयोग किया करते हैं, और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना सही, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो कुछ ही होगा सब में आप वर्ब में आईएनजी तो जोड़ेंगे। आगे देख लेते हैं हम पास्ट। तो पास्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, तो ये जो है आपके उसमें किसका यूज़ हुआ करता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का कब यूज़ होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ तभी होगा जब कोई भी सेंटेंस एफर्मेटिव होगा। कैसा होगा, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव हमने कैसा बताया, स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना, नो का प्रयोग नहीं होना चाहिए, डिड का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर डिड या नॉट किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड का प्रयोग सेंटेंस में कहीं पर भी हुआ है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर डिड का प्रयोग नहीं हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे, तो उस सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। कारण उसका डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिड हुआ करती है। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। और ये किसकी तरह यूज़ कर लिया करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो एक ही सेकंड फॉर्म आएगी, दो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। जैसा कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म है ना, ये डू की सेकंड फॉर्म ही तो है। तो जब डिड लग जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो दो बार सेकंड फॉर्म नहीं आती, केवल एक ही बार आती है। तो इतना शायद आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या दिया है, वॉस और वर। सिंगुलर के साथ वॉस, प्लूरल के साथ वर, मेन वर्ब में आईएनजी आप लगाओगे। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, हैड, किसी भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना सही, सबके साथ केवल और केवल क्या आने वाला है, हैड ही आने वाला है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आने वाली है। नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, जो कुछ भी हो, सबके साथ क्या आने वाला है, केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी, हैड। और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे डिटेल जब आपको पढ़ाएंगे अच्छे से समझाएंगे। बेसिक आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस क्यों ना सही, आपको केवल हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हैड बीन। और वर्ब में क्या जोड़ना है, आईएनजी। जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस लगा होता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, जिस जगह पर भी कॉन्टिन्यूअस जुड़ा आ जाएगा वहाँ पर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगी। इतना ध्यान रखिएगा आप, शॉर्ट फार्मूला है ना। जिस जगह पर भी कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा वहाँ पर आपको मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ही लगानी है। और ऐसे कितने हैं, 6 हैं। तो 6 की हेल्पिंग वर्ब आपको एक बार में याद हो जानी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब जो है 6 की कौन कौन से हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन 6 की जो मेन वर्ब है उसमें किसका यूज़ होगा, आईएनजी का। तो 6 तो आपको एक बार में ही याद हो गए। अब 3 को और याद कर लीजिए, वो कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों की जो मेन वर्ब है उसमें केवल थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा।
इन तीनों की जो परफेक्ट, केवल परफेक्ट, ओनली परफेक्ट, जितना बोल रहे हैं उतना सुनिए। तो ओनली परफेक्ट जो है उसमें क्या है, आपको केवल और केवल किसका यूज़ करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, आपको किसका यूज़ करना है, केवल और केवल थर्ड फॉर्म का। तो 9 तो आपके ये कंप्लीट हो गए, और 3 आप याद कर लीजिए, जो 3 4 जो कुछ 3 बचे हुए हैं आपके, है ना, उन्हें एक बार याद कर लोगे तो आपका हो जाएगा। तो 2 चीज़ें याद रखनी है आपको केवल, जिसमें भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा उसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसमें भी केवल परफेक्ट आएगा, केवल परफेक्ट आएगा, वहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे मेन वर्ब बताने की तो आवश्यकता है नहीं, और केवल केवल क्या देख लीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। तो यहाँ आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख रहे हो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या, विल और शैल, आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, अन्य सभी के साथ विल का यूज़ होता है। आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है। एडवांस वाली क्लास में हम और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, आप परेशान नहीं होइएगा। ये केवल और केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका यहाँ पे। तो आई और वी के साथ किसका यूज़ होगा, शैल का, अदरवाइज सभी के साथ किसका यूज़ होगा, विल का। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस देखिए, आई और वी के साथ यहाँ पर भी शैल का, अदरवाइज विल का, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, वी। तो विल वी या शैल वी, आई और वी के साथ शैल वी, अन्य सभी के साथ विल वी। समझ पा रहे होंगे। और कंटिन्यूस लगा है, इस वजह से तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा ही होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ध्यान से समझते जाइए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज एक ही स्लाइड है और इसमें हम आपको बहुत कुछ समझाने वाले हैं। तो दिमाग को आप अपने थोड़ा सा कांस्टेंट रखिए, इधर उधर भटकाइए मत। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक बार रिवाइज हो जाएगा, आप आसानी से बना पाओगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल हैव और शैल हैव, वही आई और वी के साथ शैल हैव और अन्य सभी के साथ विल हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बता ही दिया। जहाँ पे भी परफेक्ट होगा, केवल परफेक्ट होगा, वहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जहाँ पर भी होता है वहाँ पे विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ किया करते हैं, ठीक है ना। विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ किया करते हैं। और कॉन्टिन्यूस जहाँ पे भी लगा हो, चाहे वो जुड़कर लगा हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ हो या फिर अकेला कॉन्टिन्यूस हो, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आती है। तो 2 बातें याद करने से आपके 9 मेन वर्ब्स कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है ना। 2 बातें याद करने से, केवल परफेक्ट होगा वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस चाहे मिला हो चाहे अलग हो, ठीक है ना, वहाँ पर आईएनजी फॉर्म। तो ये आप शायद समझ पाए होंगे, इतना शायद क्लियर होगा। देयर इज़ नो नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर। तो अब आपको और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा डिटेल और देख लेते हैं इसकी हम, और ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आप देखो जिस तरीके से पढ़ते चले आए हैं ना, तो थोड़ा इसे पहले हम पढ़ाएंगे, फिर आपको इसे बुलाएंगे, है ना, तब आप अच्छी तरीके से टेंस को समझ पाएंगे। डोंट वरी, ये क्या कह रहे हैं, किस तरीके से हम ये करने वाले हैं, आप आगे देखते जाइएगा। तो मुख्य क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। मुख्य क्रिया के साथ में, मुख्य क्रिया आई मीन मेन वर्ब के साथ में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं खाता हूँ, है ना, वह सोता है, तो मेन वर्ब के साथ में हमने क्या कहा है, मेन वर्ब के साथ में क्या लगा रहता है, ता है, ती है, ते है। अब क्या है कि ये तो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक क्लास। अब आपकी जो क्या है कि क्लासेस हैं या फिर 9th है, 10th है, 11th है, जिसमें भी ग्रामर करने के लिए आया करता है, वहाँ हिंदी तो आता ही नहीं है। तो ताती ते कहाँ ढूंढोगे आप, कहीं पे तो मिलने वाला है नहीं। लेकिन क्या है कि हम हिंदी बेल्ट वाले लोग जब तक इसे ना पढ़ें तब तक हमें पढ़ाई अपनी अधूरी सी लगती है। तो इसलिए हम आपको बताए दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। जो हमारी एडवांस क्लास है उसमें इस चीज़ की आवश्यकता होगी नहीं, जो आपका सिलेबस है उसमें इस चीज़ की आवश्यकता होगी नहीं। लेकिन क्या है कि हमारा काम है आपको हर तरीके से पारंगत बनाना। तो उस चीज़ के लिए ये थोड़ा सा देखते चलिए, ताकि इसे भी समझ जाओ और बाद में हम वो तो समझ ही लेंगे। देखो मैं खाता हूँ, तो हमने क्या कहा है, मुख्य क्रिया के साथ में, मुख्य क्रिया के साथ में क्या लगा होना चाहिए, ता है, ती है, ते है। तब आप क्या बताओगे उसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एफर्मेटिव, जैसे कि हमने आपको बताया स्वीकारात्मक वाक्य हुआ करते हैं, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैं खाता हूँ, आई ईट। और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है, आई को जो है प्रेजेंट में किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, प्लूरल की तरह। तो यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है।
तब जब ये प्लूरल जैसा ट्रीट किया जा रहा हो। तो आई के साथ क्या आ रहा है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली। वह बाजार जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो वह जो है वो है सिंगुलर। ही को किस तरीके से ट्रीट किया करते हैं हम, एज अ सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हमने क्या बताया आपको, एस लगा करता है, ही गोज टू मार्केट। तो ये आप देख पा रहे होगे। नेगेटिव में हम क्या किया करते हैं, जहाँ पे डू या डज आ जाया करता है वहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करती है, एस नहीं लगती। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो देखो सब्जेक्ट ये आ गया आई, ठीक है ना। तो आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, आ गया डू नॉट, ठीक है ना, डू नॉट आ गया। तो अब आपको टेंशन लेनी ही नहीं है कि वर्ब में ऐसे ही एस लगेगी या नहीं लगेगी, केवल आपको कितना देख लेना है, डू या डज लगा है कि नहीं लगा है। जिस सेंटेंस में भी डू या डज लगा होगा वहाँ पे वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ऐसे ही एस और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं आना है। डू या डज जहाँ पे भी लगा होगा किसी भी सेंटेंस में, कहीं पे भी लग जाए, चाहे शुरू में लग जाए चाहे बीच में लग जाए, अगर डू या डज लग जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, ना तो ऐसे यस लगाना है और ना कोई दूसरी फॉर्म। ठीक समझ पाए होंगे आप। वह बाजार नहीं जाता है, तो इसमें डज नॉट लगा है, आप देख पा रहे होगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, है ना, और सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज नॉट, और प्लूरल के साथ क्या आता है, डू नॉट। इतना आप समझ पा रहे होंगे शायद। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। आई को हम कैसे ट्रीट किया करते हैं प्रेजेंट में, एज अ प्लूरल। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगाया, एज अ प्लूरल, मतलब बहुवचन जैसा मान लिया, तो फिर यहाँ पे लगाया मैंने डू नॉट। ठीक, आप देख पा रहे होंगे। और ही डज नॉट, ये जो है ही है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ किसका यूज़ हुआ करता है, डज नॉट का। प्लूरल के साथ डू नॉट का। और जहाँ पर डू या डज आ जाते हैं फिर उसके बाद हम ऐसे यस मेन वर्ब में नहीं जोड़ते हैं। तो ये आप शायद समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देख लीजिएगा, इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में भी हुआ करता है। या अगर किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाया करते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ओनली डू का प्रयोग करते हैं। बात केवल चल रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो यहाँ पर देखिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर हो तो, भाई केवल इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, नॉट अभी बात नहीं करेंगे हम, है ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जब आएगा तो उसमें हम नॉट की बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट आप ब्रैकेट में है, आप हटा के पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि हमने इसमें आपको बता रखा है तब जब किसी भी सेंटेंस में डू या डज लग जाता है, एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू लग जाता है, तो वहाँ पर किसका यूज़ हुआ करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट, है ना, देख लिया आपने। क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने किसका यूज़ कर लिया है, नहीं का। और नहीं के लिए किसका यूज़ करते हैं, नॉट का। चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना सही, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो नॉट आया करता है वो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आता है, चाहे 3 या 4 पार्ट्स क्यों ना सही हेल्पिंग वर्ब के। जैसे विल, हैव बीन और शैल हैव बीन, इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं एक ही हेल्पिंग वर्ब के, विल, हैव और बीन, 3 पार्ट हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वो कौन सी है, कि आप जब भी नॉट लगाओगे तो वो हमेशा किसके पास आनी चाहिए, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर। नॉट जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आनी चाहिए। इसके लिए आपको ये पहचान होनी चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं, जिसके लिए हमने आपको बताया कि जो सेंटेंस वाला चैप्टर है आपका किसी भी बुक में, उसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार, अच्छा रहेगा, है ना। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डज ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाता है, ये आपने यहाँ पे समझा होगा शायद। डज जो है एक वचनकर्ता के लिए, ही एक वचनकर्ता है, सब्जेक्ट है खुद में। नॉट नहीं के लिए, ये नॉट जो है कहाँ पे रखना होता है आपको, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर नहीं आया है और उसकी इंग्लिश नॉट लगानी है तो आपको कहाँ पे लगानी है, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर। उसके बाद आपको मेन वर्ब और उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे यूज़ की गई है, और उसके बाद क्या है आपका, टू मार्केट, वो है ऑब्जेक्ट। कहाँ जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है ये, ठीक है ना। तो जो कुछ भी है रिमेनिंग आप वो लगा सकते हो, टू मार्केट। ऑब्जेक्ट स्पेशली इसका है ही नहीं, गो का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं कभी भी। चलिए वो हम आपको आगे बताते हैं कैसे। नेक्स्ट देखते हैं, WH वर्ड्स किसे कहते हैं, वाई, वेयर, वैन, मतलब WH से जो शुरू होते हैं, WHAT वॉट, WHEN वैन, तो ये WH से ही शुरू होने वाले वर्ड्स हैं ना, तो ये WH फैमिली कह लेते हैं हम लोग।
तो ये जो है WH वर्ड जो हैं उनका यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं हम। तो WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कब खाता हूँ, व्हेन डू आई ईट, है ना। तो व्हेन, उसके बाद क्या आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म। ये देख लीजिए, वह बाज़ार क्यों नहीं जाता है, वाई डज़ ही नॉट गो टू मार्केट, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके से हम किसका यूज़ कर लिया करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे जो भी फॉर्मेट्स हैं वो सारे के सारे यूज़ होते चले जा रहे हैं। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट शायद अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब देख लेते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, ये तो आपको आ ही जाएगा। इसमें तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है नहीं। तो यहाँ पर देखिए, पहचान मुख्य क्रिया के साथ में, मुख्य क्रिया के साथ में मेन वर्ब, है ना। जो शब्द हैं उन पे आप विशेष ध्यान देंगे तभी आप समझ पाएंगे। मुख्य क्रिया के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं खा रहा हूँ, वह सो रहा है इत्यादि, ठीक है ना। तो ये आप शायद समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि मुख्य क्रिया के साथ में रहा है, रही, रहे हैं होता है, तब फिर क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। एफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एमआर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, जैसे कि हमने आपको बताया कि साथ एम आता है और एक क्वेश्चन करता है साथ इज आता है, बहुवचन करता है साथ आर आता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी सेंटेंस क्यों ना सही, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या फिर एफर्मेटिव, सभी में केवल और केवल किसका यूज़ होगा बच्चों, आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। वह बाजार जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर आप किस चीज़ को देख पा रहे हो, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। आगे देखेंगे नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं नहीं खा रहा हूँ तो केवल नॉट जोड़ देना है, वैसे ही सब कुछ बनेगा, कुछ नहीं खास करना है आपको। एम और ईटिंग जो मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसके बीच में आपको नॉट लगा देना है, बस इतना करना है। वह बाजार नहीं जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा है। हमने आपको ऊपर बताया था कि जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट नॉट आ जाया करता है, लेकिन इन विच कंडीशन, वो केवल और केवल किस में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किस में होता है, केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सब में ऐसा नहीं कर देना कि आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। तो मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। तो यहाँ पर आपको जो नॉट का यूज़ करना है वो किसके साथ करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। वह बाजार नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये आप बहुत आसानी से समझ लोगे, इसमें तो कुछ इशू है ही नहीं। इंट्रोगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग। तो यहाँ पर आप आई के साथ एम लगाते हो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एम आएगा। अगर यहाँ पर मैं क्या खा रहा हूँ, तो इस तरीके का अगर सेंटेंस होता तो फिर क्या होता, मैं क्या खा रहा हूँ, तो मैं के बाद क्या आता। और जब किसी सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। हमने क्या कहा, जब किसी सेंटेंस के मध्य, जब किसी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कुछ भी आ जाता है, बीच में आ जाए, शुरू में नहीं, शुरू में तो क्या आएगा ही आएगा। और जब शुरू में क्या आता है तो उसकी इंग्लिश कुछ भी नहीं लगाते हैं। जब बीच में क्या आता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट लगाते हैं। मान लो मैं क्या खा रहा हूँ, इस तरीके से अगर ये सेंटेंस होता तो व्हाट एम आई ईटिंग, तो ये होता व्हाट फिर लग जाता। यहाँ पे व्हाट क्यों नहीं लगा, कारण सबसे शुरू में इसकी जो पहले ही इसे रख दिया गया है, और जब पहले रख देते हैं तो केवल काम चल जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एम आई ईटिंग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर यही क्या बीच में आता तो फिर इसकी इंग्लिश लगती व्हाट। शुरू में आता है तो इसकी इंग्लिश कुछ भी नहीं लगती है, केवल हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में ही आ जाती है, जिससे कि हम समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव है। ठीक है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या जो है शुरुआत में, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, अगर ये होता तो वाई जो है सबसे पहले आ जाता, वाई इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, ऐसे हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, शुरुआत में क्या है ना। तो क्या जब शुरुआत में होता है तो केवल और केवल किससे काम चल जाता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर किसके यूज़ कर दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब का। क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। आगे देखते हैं हम WH वर्ड्स। WH वर्ड की फैमिली हमने आपको बता ही रखी है, वो कौन सी होती है वो आप समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे यहाँ पे, वो वर्ड जो WH वर्ड है,
जैसे कि वाई, वेयर, व्हेन, सबसे पहले क्या लगता है तब जब ये बीच में आता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया मैं क्या खा रहा हूँ, व्हाट एम आई ईटिंग, तो बीच में आया ना, क्या मैं के बाद आ गया क्या, तो इसलिए उसकी इंग्लिश यहाँ पे हमने ऐड कर दी। तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस क्यों ना आ जाए, कोई भी वर्ड क्यों ना आ जाए WH फैमिली से, चाहे कब आ जाए, चाहे कहाँ आ जाए, चाहे कैसे आ जाए, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगेगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद अगर नॉट है सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर, अगर नॉट दिया है तो नॉट लग जाएगा, नॉट नहीं दिया है तो मेन वर्ब लग जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्हाट एम आई ईटिंग, डायरेक्ट यहाँ पे नॉट तो है नहीं, तो डायरेक्ट क्या लग गया आपका, मेन वर्ब लग गई। अगले देखिए, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा जो कुछ भी हमने आपको बताया है। तो वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, क्यों आ गया बीच में, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश, कोई भी वर्ड जो कि इंट्रोगेटिव है अगर किसी सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश आंखें बंद करके लगा दो आप, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिख दो, वाई लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप इसका सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह क्या है, एक वचन है बहुवचन है, तो एक वचन है तो उसके साथ क्या आएगा, इज़ आएगा, तो उसके बाद जस्ट आफ्टर क्या रख दो आप, इज़ रख दो, उसके बाद उस सब्जेक्ट को लगा दो, उसके सब्जेक्ट लग गया। अगर इसमें नहीं दिया है तो उसके बाद तुरंत ही क्या लगा देंगे आप, नॉट लगा देंगे, नहीं की इंग्लिश नॉट लगा देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर। उसके बाद आप क्या लगाओगे, ING फॉर्म वाली वर्ब, मेन वर्ब लगा देंगे, और उसके बाद जो कुछ भी बचा है वो लिख देंगे आप। तो इस तरीके से आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। ये जो है आपका फॉर्मेशन रहेगा, आप आसानी से शायद समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए तो एक बार से फिर से देखिएगा, डेफिनेटली आपके समझ में आ ही जाएगा। आगे देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हैं वो हैज़ हैव हमने आपको पहले ही बता रखी है। इसकी पहचान देख लीजिए, मुख्य क्रिया के साथ में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या हूँ, या फिर हूँ, ये हो, या है, ये है, इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं खा चुका हूँ तो चुका हूँ, वह सो चुका है तो चुका है, इत्यादि, ठीक है ना। तो या है, ये भी आ जाते हैं, ये है, तो कैसे आते हैं, तो देखो या लास्ट में आए, या है, वह बाजार गया है, तो या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये वाला है ना, या, तो ये यहाँ पर या है, या फिर ये है, किस तरीके से इसका यूज़ हो जाता है वो आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे आसानी से। तो वह सो चुका है, चुका तो आप आसानी से समझ ही जाओगे, लेकिन या ये वाले सेंटेंस भी आते हैं तो इनमें भी आपको किसके यूज़ करना होता है, परफेक्ट का। तो आई हैव ईटन, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, एक वचनकर्ता के साथ हैज़, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आई को हमने प्रेजेंट में बताया आपको किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, प्लूरल की तरह, इसकी वजह से हमने इसके साथ किसका यूज़ कर लिया है, हैव का यूज़ कर लिया है। आई हैव ईटन, ईटन क्या है, ईट की थर्ड फॉर्म है ना, तो ये जो है इर्रेगुलर वर्ब्स में शामिल हुआ करती है, और इनको आपको याद करना ही करना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो इन्हें अगर आप याद कर लोगे तो आपका भला हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इनके बिना आप आसानी से सही तरीके से बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। आप सब कुछ जानने के बाद भी, रूल सीखने के बाद भी सेंटेंस गलती बनाओगे। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि आपको अच्छे तरीके से जो वर्ब्स हैं उन्हें याद कर लेना चाहिए, कम से कम 10 बार आपको पढ़ना चाहिए उन्हें, ताकि आप भूल ना जाएं, वो आपकी डेली लाइफ और रूटीन में शामिल हो जाएं, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक वहाँ पे होने के चांसेस ना रहें, बस ऐसा कर लीजिए आप। तो वह बाजार गया है, ठीक है ना, चुका जरूरी नहीं है, इनमें से भी कोई वर्ड आ सकता है। तो ही हैज़ गॉन टू मार्केट, अगला देखिए, नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है आप यहाँ पर समझ पा रहे होगे। सब्जेक्ट हैज़ हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज़, और बहुवचनकर्ता के साथ हैव, और उसके साथ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इनका यूज़ आप कर लेंगे यहाँ पे। इतना आप देख पाए होंगे बच्चों, इतना आप सही तरीके से समझ भी लिए होंगे। इंट्रोगेटिव भी आप क्लियर कर लो तो हैव नॉट, हैज़ नॉट, वो तो आप क्लियर है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, नॉट लग जाएगा आपको, बस इतना सा इशू है, और कुछ भी खास करना भी नहीं है। तो ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हैव और हैज़ को सबसे पहले ले आना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ पहले ले आओ, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर हैव पहले ले आओ।
और हमने अगर आपको बताया कि नॉट अगर दिया है सेंटेंस में, नहीं अगर लगा है, तो सब्जेक्ट के आफ्टर आपको नॉट का यूज़ करना है। ये सिचुएशन किसके लिए है? केवल और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। नॉट जो है सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर कब आया करता है? जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बना रहे होते हैं। बेसिक इसमें आएगा आपका जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है ना। तो क्या राम खा चुका है? तो हैज़ राम ईटन? क्या वह बाजार नहीं गया है? हैज़ ही नॉट गोन टू मार्केट? क्या वह बाजार नहीं गया है? हैज़ ही नॉट गोन टू मार्केट? तो ये आप आसानी से समझ पाए होगे। अगर आप समझ गए हो तो बुक को निकाल कर, जो भी आपके पास बुक हो, अगर कोई पढ़ी है, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन एक्सरसाइज भी सर्च कर सकते हो, और अगर आपको कोई अरेंजमेंट ना हो तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको भेज देंगे, भैया आपको भेज देंगे। बट आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है। केवल रूल्स पढ़ने से आप कभी नहीं सीख पाओगे। आप अभी सीख गए हो, 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे। आपको बहुत सारी एक्सरसाइज लगानी है। कम से कम एक टेंस जो है, एक पार्ट को लेकर मिनिमम 50 सेंटेंस बनाइए। मिनिमम 50 सेंटेंस, अगर आप अच्छा करना चाहते हो अपनी इंग्लिश को तो। बिकॉज दिस इज़ द बेस। ये जो आपका बेस है, इस पे ही तो सब कुछ आगे चलने वाला है ना। अगर आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम तो डेफिनेट होने ही वाली है। आप इससे बच नहीं सकते हो। और आप आगे जब भी क्वेश्चन आंसर करोगे तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके लिए आपको काम कर लेना चाहिए, है ना, बिना किसी के कहे। बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करें इस चीज़ को कि आप जो है अच्छी तरीके से सेंटेंस को बनाएं, है ना। और जितना भी हो सके कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। और जिसमें भी प्रॉब्लम आए आप पूछ भी सकते हैं, आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं। आई विल टेल यू डेफिनेटली। तो एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे।